हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 8, जिसका नाम है बाजार में एक कमीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ नोट्स चाहते हैं और वीडियो नोट्स चाहते हैं तो आप जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको बहुत से कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत ही कम प्राइस में। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो स्कूलिंग के लिए हो, चाहे वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए हो, कोई से भी कोर्सेज़ आपको यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो प्ले स्टोर से जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। बाजार में एक कमीज चैप्टर 8 है, ये क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर है। यह अध्याय, इसको हम पूरे चैप्टर को पढ़ के इसके बारे में जानेंगे ताकि आपको इजीली ये बातें पता हों। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पाद से प्रारंभ होती है। ये जो चैप्टर है किसके बारे में बताएगा आपको? कमीज की कहानी, कि कमीज कैसे बनती है, सेल कैसे होती है, सारी चीज़ें। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? कपास के उत्पादन से। उत्पादन का मतलब होता है बनना या बनाना, और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। जो कमीज बना रहे हैं लोग, उधर से लेकर आपको मॉल दुकानों में कैसे मिल पाती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, ये स्टोरी वाइज हम पढ़ेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। स्वप्ना, जो कुरनूल यानी कि जो आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक जगह का नाम है कुरनूल। वहाँ एक छोटी सी किसान है। कौन? स्वप्ना। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। स्वप्ना क्या करती है? अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए कई रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। डोडे किसे कहा जाता है? जिसके अंदर रुइयाँ हैं, कॉटन है जिसके अंदर। तो अपना एक साथ तो मतलब खुलती तो है नहीं, कई बार कई दिनों तक उसका वेट करना पड़ता है कब उसके अंदर से रुइयाँ निकलेगी। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। जब वो रुई इकट्ठा कर लेती है स्वप्ना, तो वह अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में तो नहीं ले जाती, पर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है रुई को। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। अब जब फसल की जो बोनी करने के लिए स्वप्ना ने क्या करा था, व्यापारी जो था, जो बेचने वाला था, उससे क्या करा था, बीज, खाद और कीटनाशक ब्याज पे लिए थे उसने पैसे 2500 रुपये। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। तो स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना से बोला, एक शर्त पे दूंगा 2500 रुपये। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे भी ही बेचेगी। तो व्यापारी ने बोला था कि मुझसे 2500 रुपये तो ले लो, पर सारी की सारी रुई तुम्हें मुझे ही बेचनी पड़ेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उर्वरक की ज़रूरत, कीटनाशक की। जब कपास की खेती की जाती है तो उसमें बहुत सा पैसा लगता है, जिसे निवेश कहते हैं, जिसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? उर्वरक की, कीटनाशक की। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है, खर्चा काफ़ी करना पड़ता है। छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। बहुत से छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो खेती करने के लिए क्या करते हैं, उधार पैसे लेते हैं।
व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई कितने की होगी? 6000 रुपये की। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए, स्वप्न को 3000 रुपये दे दिए। जो उसने स्वप्न को पैसे दिए थे 3000 रुपये तक, तो उससे काट के उसने स्वप्न को केवल 3000 रुपये दे दिए। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाज़ार में बहुत रुई आ गई है। तो वो स्वप्ना से बोलता है कि रुई जो है बहुत सस्ती बिक रही है, बाज़ार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना कहती है इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ़ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। उसने स्वप्ना ने बोला इस बार एक तो मुझे 4 महीने लग गए जी तोड़ मेहनत करते हुए रुई के लिए, और इस बार देखो रुई जो है वो कितनी बढ़िया और साफ़ है। तो उसको ये उम्मीद थी कि वो अच्छे से क्या करेगी, पैसे अधिक अच्छे से मिल पाएंगे उसको। व्यापारी क्या कहता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाज़ार में जाकर पता लगा आओ। व्यापारी कहता है कि मैं आपको तो अच्छी कीमत दे रहा हूँ और जगह अच्छी कीमत नहीं मिलेगी आपको, चाहे आप कुरनूल के बाज़ार में पता करने चले जाओ। स्वप्ना कहती है नाराज़ ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कुछ महीनों का गुजारा चल सके। स्वप्ना कहती है कि आप नाराज़ मत हो, मैंने ये सोचा था कि मैं इस बार मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो कुछ महीनों तक मेरा जीवन यापन चल सकेगा, खर्चा चल सकेगा। यदि स्वप्ना जानती कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव में का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि व्यापारी शक्तिशाली आदमी होता है, यानी कि पैसा उस पर काफ़ी होता है, तो अधिकतर किसान उसी पर निर्भर होते हैं कि वो कर्ज पे पैसा दे देगा उसको। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों के स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। कई बार ऐसा समय भी आ जाता है साल के अंदर कि उनकी कोई कमाई भी नहीं होती है किसानों की, और उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। फिर उस समय में जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो लोन उधार ले लेकर अपना जीवन चलाते हैं किसान। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस समय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है, और कपास से जो उसने पैसा कमाया वो सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा है जो वो मजदूरी करके कमाती है। तो ये थी स्वप्ना की स्टोरी, कहानी उसकी। इरोड का कपड़ा बाजार। अब पढ़ रहे हैं हम इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। जो तमिलनाडु में सप्ताह में जो 2 बार जो इरोड का कपड़ा बाजार है जो लगता है संसार के विशाल बाजारों में से एक है, यानी कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकर द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। और इसमें क्या होता है, गांव के बुनकरों द्वारा भी बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने को आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को मैप पे देखते हैं यहाँ पर। तो आप तमिलनाडु को मैप पे देख सकते हैं यहाँ पर। ये है तमिलनाडु, साउथ में पड़ता है ये रहा, ठीक है। और इरोड भी देख लेते हैं, ये रहा तमिलनाडु का इरोड। तो यहाँ की बात कर रहे हैं जो, ठीक है। तो इरोड के बाजार मतलब तरह तरह के मतलब लोग यहाँ पर आते हैं, दूसरे किसान भी बेचने, जो व्यापारी होते हैं वो भी कपड़ा बेचने आते हैं। बहुत बड़ा मार्केट लगती है इरोड में जो कि तमिलनाडु में है।
बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों में के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। साउथ इंडिया के शहरों के अन्य व्यापारी भी कहाँ आते हैं कपड़ा खरीदने? इसी बाजार में आ जाते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने मैप पे दिखाया था। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार काम करना कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। और बाजार के दिनों में आपको क्या मिलेगा? बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार, जो व्यापारियों ने ऑर्डर दिए होते हैं तो कितना कपड़ा हमें चाहिए तो उतने कपड़े बनाकर वो लाते हैं। यह व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा व्यापार कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। वो क्या करते हैं? सूत खरीदते हैं, बुनकरों को भी निर्देश भी देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। ठीक है, तो आपको याद रखना ईरोड का जो कपड़ा बाजार है तमिलनाडु में और वर्ल्ड में का एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी खरीदने आते हैं, साउथ के भी। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखें कि यह कार्य कैसे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं के संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनमें उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं, अन्य लोगों से सूत खरीद के लाते हैं और व्यापारियों से उन्होंने लिंक बैठा रखे हैं खरीदने के। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे व्यापारियों सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करखे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास भी व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावरलूम बिजली चालित करखे को देख सकते हैं। यह है बिजली चालित करखा जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरा पढ़ के दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। जो कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं तो व्यापारी बुनकरों के बीच क्या कर देता है? काम को बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। जो बुनकर व्यापारी से क्या करते हैं? सूत ले लेते हैं, उनको तैयार कपड़ा दे देते हैं। जो बुनकर हैं व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार करके व्यापारी को दे देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। 2 लाभ होते हैं बुनकरों को। इसमें बुनकर कौन होता है? जो कपड़े को बना रहा है। साथ कौन से? बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है एक तो, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की भी व्यवस्था भी हो जाती है। एक तो अपना पैसा भी नहीं लगा और कपड़े को बेचने के लिए व्यवस्था भी हो गई। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है, कितना बनाना है। और बुनकरों को शुरू में ही पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। कच्चे माल प्राप्त करने, तैयार माल की बिक्री के लिए क्या होता है? व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। तो व्यापारी का क्या हो जाता है? बहुत वर्चस्व हो जाता है, क्योंकि उन पर बहुत से जो बुनकर होते हैं वो निर्भर होते हैं। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। उनके पास कोई साधन नहीं है कि कौन सा कपड़ा बना रहे हैं और वे किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। तो व्यापारियों के हित में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि और उनको ही ज़्यादा लाभ होता है व्यापारियों को। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करखे खरीदते हैं। बुनकर क्या करते हैं? अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं करके खरीदने में, या कभी कभी जब उन पे पैसे नहीं होते तो उधार या लोन लेते हैं, ऊंची ब्याज दर पे ले लेते हैं। कई बार एक करखे का मूल्य 20,000 रुपये है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करखों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है।
इन कारकों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्य को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। एक करके पे एक बंदा काम नहीं करता, बल्कि कितने करते हैं, कई लोग काम करते हैं और 12 घंटे काम करना पड़ता है उनको। इस पूरे कार्य द्वारा महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं, और इतना जब मेहनत करते हैं तब जाके वो सिर्फ 3500 रुपये कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकर के बीच एक व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण। दादन व्यवस्था किसे कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ी इनकी, कि व्यापारियों को बुनकर क्या करते हैं, व्यापारियों सूत खरीदते हैं, उसके बदले बना बनाया कपड़ा उनको देते हैं, उससे कुछ लाभ भी होता है उनको, इसको ही दादन व्यवस्था कहते हैं। यह व्यापारी कच्चा माल देता है, उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होता है, व्यापारी कच्चा माल दे देता है बुनकरों को, और वो बुनकर क्या होता है, कच्चे माल को बनाकर तैयार माल के रूप में व्यापारियों को दे देता है। यह है दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाक रही हैं। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को बेचता है। पहले क्या करा, बुनकरों ने क्या करा, वो बनाया, कपड़ा बनाया, फिर व्यापारी उसने क्या करा, व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी क्या करता है, कपड़े को फिर किसी जगह पे बेचता है, माना दिल्ली में बेचता है। इरोड का व्यापारी क्या करता है, बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों को बेचता है। फिर वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्रीज का प्रयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। जो वो वस्त्र आते हैं, जो वो कपड़े आते हैं, तो वो फैक्ट्रियाँ क्या करती है, कारखाने क्या करते हैं, उस कपड़े की कमीजें बना देती हैं। फिर क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, कमीजें क्या पढ़ रहे हैं, क्या कमीजें कैसे बनाई जाती हैं। तो पहले तो कॉटन निकाला, कॉटन निकाल कर फिर वो उसमें आया, मशीनों से बुनकरों ने उसका कपड़ा बनाया, कपड़ा बेचा व्यापारी को, व्यापारी ले आया कारखाने में, और कारखाने से क्या बनने लगी, कमीजें। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है, फिर फॉरेन कंट्री भी बेची जाती है, फॉरेन बायर्स को, यानी विदेशी खरीदारों को। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, और जो माल बेच रहा है उनको तो वो सस्ते दामों पर वहाँ से खरीद लेते हैं और अपने जगह पर बेचते हैं। जैसे कि आप सपोज करो, ये मानो कि अमेरिका दिल्ली के कारखाने से कपड़ा खरीदता है, तो यहाँ से अगर वो 1000 रुपये का खरीद रहा है तो अपने यहाँ पर कितने का बेचेगा, 5000 तक का बेचेगा। तो वो कम से कम कीमत पे खरीदने की सोचता है और ख़रीदता भी है। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जो क्वालिटी है कपड़े की वो सही होनी चाहिए। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। अगर देर हो जाती है किसी फैक्ट्री को, सपोज करो अमेरिका को या यूरोप को सामान बेचने में, तो कई बार वो कैंसिल भी कर देते हैं ऑर्डर, और अगर कपड़ा ख़राब है तब भी वापस कर देते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए क्या करता है निर्यातक, एक्सपोर्ट करने से पहले बहुत ध्यान से देखता है सामान को। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। ग्राहक क्या करते हैं, इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण, जो दबाव बढ़ रहे हैं, वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को यहाँ तक संभव हो से न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं ही है, और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों में वस्त्र देते हैं। वो क्या करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो जिसके कारण वो कम मजदूरी पर अपने कर्मचारियों को रख लेते हैं,
जिससे उनको वहाँ पर फ़ायदा होता है और सस्ते दामों पर विदेशियों को बेच देते हैं माल, जिससे उनका लाभ बढ़ जाता है, अपना लाभ बढ़ाते हैं वो ऐसे। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। एक गारमेंट फैक्ट्री है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री, इसमें 70 लोग काम करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। अस्थायी मतलब कभी भी हटाया जा सकता है उनको। इसका आश्चर्य यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। जब भी लगता है मालिक को कि भाई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो हटा भी देते हैं उसको, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों को अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। सबसे ज़्यादा वेतन किसको मिलता है? दर्जी को, लगभग 3000 रुपये प्रति माह, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टांगने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, दर्जी को 3000 रुपये, इस्त्री करने वालों को प्रेस करने वाले को 1.5 रुपये प्रति पीस, जांच करने वाले को 2000 प्रति माह, धागे काटने बटन लगाने वाले को 1500 प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, जो कमीज हमने बन गई थी हमारे इंडिया में, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। इसकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। अगर आप अभी कैलकुलेट करो 26 को, अभी कितने रुपए का डॉलर चल रहा है वो आपको देखना होगा कि कितने रुपए का डॉलर चल रहा है। माना कि डॉलर 75 का है, तो यानी कि 1950 रुपये तक का आपको वो एक कमीज बेच रहे हैं वो। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आपको खुद करना है। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। जो निर्यातक करने वाले 300 रुपये के हिसाब से बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 प्रति कमीज, 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं कि उसको कितना लाभ हुआ? पर हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारे यहाँ से बेची गई थी 300 में और अमेरिका ने बेची अपने यहाँ पर 1800 से 1900 रुपये तक की। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने बेचने की प्रक्रिया में शामिल थे, यानी कि सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बहुत आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी और उन्होंने कितना कम पैसा कमाया। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। सबसे ज़्यादा मुनाफा किसने कमाया? विदेशी व्यवसायी ने। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ थोड़ा कम था। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री कामगार मुश्किल से केवल अब रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक भी कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। सबसे ज़्यादा कमाया विदेशी व्यवसायी ने। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वे कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? तो ये स्टोरी है और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा कहाँ से लेकर कहाँ तक अब ये मॉल में आ चुकी हैं चीज़ें बनकर। ये और पढ़ते हैं। एक और बाजार के लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है
तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए कच्चा माल प्राप्त हुआ और अपना सामान बेचने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ा। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्या के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल कर सहकारी संस्था बनाएं, कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में आप लास्ट में आपने पढ़ा था कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे सहकारी संस्था प्रारंभ की। तो लास्ट में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उनको, वैसे तो बाजार मिल जाता है बेचने के लिए, पर जो जितनी मेहनत कर रहा है, शुरू से जो उत्पादक थे वो कम पैसा कमा पाते हैं। सबसे ज़्यादा कमा पाते हैं विदेशी व्यवसायी, क्योंकि उधर वो अपनी एडवर्टीजमेंट के इसके जरिए कमा पाते हैं और भी अन्य तरीक़ों से भी। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी चैप्टर के PDF नोट्स चाहते हैं तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पर आपको बहुत तरीके के आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं और वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। चाहे कोडिंग हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे वो कोई से भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारियां हो या स्कूल लेवल हो, सभी तरीके के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।